नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लोशन की ऑब्जेक्टिव बुक पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो नंबर है 22। इसके पहले हमने 21 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या आल कोई स्टेट है, वहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे लोशन से क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। और आज की हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं मिडेवल इंडियन हिस्ट्री। टॉपिक हम लोग शुरू कर चुके हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू किए हैं और आज इसका दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लूसेंट में दिया गया सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अगर इसके पहले हमने एंसेंट और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर आप चैनल पर जा कर के वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो को प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ है मिल जाएगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। या तो आपका कोई डाउट्स या कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपका जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था? तो वो आर्थिक जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 2 सूची दे रखे हैं और इनको हमें मिला करके बताना है। तो देखिए पहली सूची है, पहली सूची में दिया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण दिया है और दूसरी सूची में दिया है उसकी विशेषता क्या थी। तो अब देखिए जैसे पहला है हमारा वाणिज्यिक जो चरण था, वाणिज्यिक चरण कब से कब तक था? ये 1757 से 1813 13 के बीच था। अब इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। तो ये जो काल था ये एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। दूसरा है हमारा औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण कब से कब तक था? 1813 से 1860 के बीच औद्योगिक चरण था। तो इसका इसका विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी मुक्त व्यापार का काल। इसे क्या बोलते हैं? इसकी विशेषता यह थी कि मुक्त व्यापार काल ये चल रहा, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तीसरा है हमारा वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद कब से कब था? 1860 से 1947 तक। 1860 से 1947 तक का वृत्तीय पूंजीवाद था और इसकी विशेषता थी कि ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल हुआ करता था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, ये हमारा मिलान है। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? कहने का मतलब है भारत में अंग्रेज जो लूट-पाट कब से करना शुरू कर दिए थे, तो ये किए थे प्लासी का युद्ध जो हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। इसी के बाद अगर अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं, उसके बाद से ये अंग्रेज भारत में लूट-पाट शुरू करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब मैं आपको बता दूँ कि प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये किसके-किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार के बीच में हुआ था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला का सेनापति था कौन? मीर जफर सेनापति था सिराजुद्दौला का। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी सेना जीत जाती क्योंकि मीर जफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और इसी इसी वजह से ये जीत जाती है अंग्रेजी सरकार। और यहाँ से बंगाल पर इन्होंने बंगाल पर ये शासन करने लगते हैं और यहाँ से अंग्रेजों की लूटपाट शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो ये पूछ रहा है, ये कब की काल पूछ रहा है? ये ब्रिटिश काल के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ब्रिटिश काल में अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया गया था, ये तो है था ही ब्रिटिश काल में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, ये भी ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया था। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है, ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीनों अंग्रेज़ों के टाइम में थी। लेकिन 10 साला जो व्यवस्था थी, ये अंग्रेज़ों के टाइम में नहीं थी, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 साला जो व्यवस्था थी, ये मुगल जो साम्राज्य अकबर था, अकबर के दरबार में राजा टोडरमल था और यह व्यवस्था टोडरमल के द्वारा शुरुआत की गई थी अकबर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? ये बिछाई थी जॉर्ज क्लॉक ने रेलवे लाइन सबसे पहले भारत में बिछाया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपाहन ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संपत्ति के अपाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीफोन लाइन शुरू की थी, तो इस जो टेलीफोन लाइन ग्राफ लाइन ये है, ये किसके किसके बीच में शुरू किया गया था? और ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ये कलकत्ता और आगरा के बीच में इसने शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो ये जो जमींदार लोग होते थे, वो सबसे ज़्यादा भू-राजस्व प्रणाली का लाभ पाते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था बम्बई में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना बम्बई में हुई थी, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? कृषकों के हित के लिए सबसे अधिक सुरक्षा किसको प्रदान थी? तो ये मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी भू भू व्यवस्था थी, इससे कृषकों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदान हुआ था, राहत प्रदान था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त इस्तामारारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तामरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है। ये जो शुरू किया गया था, तो ये कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1793 में कार्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी बंगाल और बिहार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? ये लागू किया 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो राज्य है, इन सभी क्षेत्र में शुरू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था?
पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था 1822 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये मैकालजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत 1822 में एक अच्छे से शुरू किया गया, एक कानून के तरीके से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल थे। अस्थाई जो बंदोबस्त है ये किन-किन क्षेत्रों में शुरू किया गया था? तो ये देखिए शुरू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। ये जो क्षेत्र हैं सभी में शुरू किया गया था। तो इसका राइट उत्तर है 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन-सा क्षेत्र अफ़ीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन-सा क्षेत्र अफ़ीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बिहार जो है, यहाँ पे अफ़ीम सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इसीलिए जो अंग्रेज थे और ये बिहार के जो लोग कृषक थे, उनको ये अफ़ीम उगाने के लिए बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये हमें बताना है। तो इसका उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर, मतलब जो समुद्र के तट होते थे उनमें कर जो ज़्यादा दिया जाता था, यह ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर दिया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? सीधा पूछा है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कब से कब के बीच में 1858 से 59 के बीच में इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहने का मतलब है अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा का जो बागान है ये कहाँ पर लगाया गया था? तो ये वायनाड जनपद में लगाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादक किसने किया था? तो आर्थिक जो दोहन का विचार किसने प्रतिपादन किया था? तो ये प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या महान वृद्ध पुरुष इनको बोला है, क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे सबसे ज़्यादा उम्र दराज के दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो जो पहली जनगणना कराई गई थी तो ये मेयो के द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये मेयो के द्वारा जनगणना कब गई थी? 1872 में मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई थी। अगर दशकीय आधार पे पूछता है तो 1881 में क्या होता है कि रिपन के द्वारा दशकीय आधार पे 10-10 वर्षों में जनगणना कराई जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू-राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो किस भू-राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में किया गया था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में किया गया था? ये किया गया था बम्बई और ठाणे के बीच में ये किया गया था। और ये रेलवे लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये कब किया गया था? 1853 में। 1853 में सबसे पहले बम्बई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन चली थी। और यहाँ पे कितने किलोमीटर थे? 34 किलोमीटर की बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जागीर जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये 89% जो है, 89% इसको देना तय किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें कौन कौन शामिल था? देखिए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी शुरू किया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, और पूर्वी जो बंगाल है यहाँ पे शुरू किया गया था, और असम और कुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया, ये पूछा है। तो ये माना जाता है, मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। देखिए, 51% भूमि पर कौन सी व्यवस्था चल रही थी? तो 51% जो व्यवस्था थी, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूमि पर चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटिल आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? कहने का मतलब है, लिटिल आयोग जो आया था 1929 में, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। तो इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुए तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो सीधा पूछा है कि पहला बैंक कौन था? तो पहला बैंक था अवध कमर्शियल जो बैंक है, ये पहला बैंक है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1881 में। तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहने का मतलब, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये कहाँ पर लागू किया गया था? तो इन 4 ऑप्शनों में हमें बताना है। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी है और बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ पे लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये कब से एकदम शुरुआत हो गई थी? तो ये 1820 से शुरू हो गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे पूछा है, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और पहली सूची यहाँ दे रखा है और दूसरी सूची इस तरफ दे रखा है। तो पहला है हमारा, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। बड़े जो सामंत थे उनको आवंटित भूमि को क्या कहते थे? वो जागीरदारी प्रणाली बोला जाता था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अब दूसरा है हमारा, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इनको जो आवंटित भूमि थी, इसको क्या बोला गया? तो इनको बोला गया जमींदारी प्रणाली। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और तीसरा है सी है, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बिक्री करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि। तो इसको क्या बोला गया? तो इसको बोला गया रैयतवाड़ी प्रणाली। इसका मिलान हो जाएगा
2 से। और चौथा है हमारा डी है, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया महलवाड़ी प्रणाली। इसको इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1, 4, 2 और 3। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 4, 2, 3, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। कोई भारी उद्योग नहीं था, इसीलिए उद्योग का विकास नहीं हो पाया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो ये था चाय। चाय सिर्फ कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि 1813 जो एक्ट चार्टर्ड एक्ट आया था, चाय को छोड़ करके जो चीन के साथ चाय का व्यापार है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं की थी अंग्रेजी सरकार, और नहीं तो सभी चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो आया था, इसके द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए पट्टा जारी नहीं किया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भू राजस्व संबंधित 3 कथन दे रखा है। भू राजस्व संबंधी जो है 3 कथन दे रखा है, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। और 3 कथनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर को इसमें से चुनना है, और हमें उसके बाद ऑप्शन को सही करना है। तो देखिए, पहला जो कथन यहाँ पे दे रखा है, पहला कथन हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त के सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, और इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगने वाले निश्चित जो लगान किया जाता था, इसको निश्चित किया, और इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तो दूसरा भी जो हमारा कथन दे रखा है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है हमारा, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे 3 के तीनों जो कथन दे रखा है, ये 3 के तीनों कथन सही है। तो और इसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है, तो यहाँ पे हमें सही उत्तर चुन के बताना है। तो यह तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी में तीनों है, 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, 2 सूची दे रखा है, और पहली सूची में भू राजस्व व्यवस्था दे रखी है, और दूसरी सूची दे रखे किससे संबंधित व्यक्ति के बारे में दे रखा है। कहने का मतलब है कि कौन शुरुआत किया था ये, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है कि इसको किसने शुरू किया गया है, तो उससे हमें मिलान करके सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस
चार्ल्स ग्रांड जानशोर, 3 व्यक्तियों का नाम आता है, तो इन्होंने शुरू किया, तो इनका मिलान हो जाएगा 1 से। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किसने किया? इसको शुरू किया था कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एलिफेंटेंस एलिफेंटन्स ने शुरू किया, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है, इसको किसने शुरू किया? इसको हॉट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, 2 व्यक्ति ऐसे थे कि जो महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किए थे, और इसीलिए इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा सही मिलान क्या है? 1, 2 और 3। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। कहने का मतलब महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ-कहाँ लागू की गई थी, ये हमसे पूछा है। देखिए, महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये गंगा घाटी में गंगा घाटी जो क्षेत्र है, इसमें भी इसको भी शामिल किया गया था। दोवा का उत्तर पश्चिम प्रांत, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, और तीसरा है मध्य भाग के कुछ भाग, और चौथा है मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। इन सभी जगहों पर महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सूची दे रखा है। पहली सूची में काश्तकारी अधिनियम दे रखा है, और तीसरी सूची, दूसरी जो सूची है उसमें क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा है। कहने का मतलब पहली सूची जो अधिनियम कब आया था ये हमें बताना है, अगली सूची से मिलान करके उसका सही उत्तर बताना है। देखिए, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो कब आया था? तो ये 1885 में आया था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अब दूसरा है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक। ये जो विधेयक आया था ये कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में। इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और दक्कन काश्तकारी अधिनियम, दक्कन जो काश्तकारी अधिनियम है ये किससे, इसका मिलान क्या हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा 1879 से, इसका मिलान हो जाएगा। और ये 3 से इसका मिलान सही हो जाएगा, तब आया था। और मध्य प्रांत काश्तकारी जो है ये कब आया था? 1883 में आया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है? 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे पर उठे प्रत्यय अगला विवाद का अंत मैकाले के प्रपात 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? तो देखिए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम जो है इसको स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो ये मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा और महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है? ये वुड का घोषणा पत्र जो आया था, डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 में आया था, इसी को महाअधिकार पत्र कहा जाता है, या मेघना शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये प्रस्तुत किसने किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका मतलब क्या है? शिक्षा से संबंधित आयोग और समिति की पहचान। पहला है हंटोक समिति। हंटोक जो समिति है और 1929 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित आयोग था। दूसरा है लिंडसे आयोग। लिंडसे जो आयोग था 1929 में ही आया था, इसका भी संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। और तीसरा है सप्रो समिति। सप्रो समिति का जो आयोग है ये 1934 में आया था, इसका संबंध भी शिक्षा से था। और
चौथा है हमारा ये सर्जेंट आयोग 1944 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसका मतलब यहाँ पे सभी शिक्षा से संबंधित है, तो और चारों जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे। ये किसका उद्देश्य था? तो ये है अधोमुखी न्यायदंत सिद्धांत था। इसे क्या बोलते हैं? अधोमुखी न्यायदंत सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तो ये अधोमुखी न्यायदंत सिद्धांत क्या था? इसमें क्या था, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जैसे पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, इन लोगों को शिक्षा दे दिया जाए तो ये सभी जन साधारण जो भी और लोग हैं छोटे कास्ट वाले, उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। ये इनका कहने का मतलब, इस सिद्धांत से इसका मतलब निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये चार्ल्स ग्रांड को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो आधुनिक शिक्षा का भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये कलकत्ता में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह डेविड हेयर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण है। भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन का कारण क्या है? तो देखिए, पहला है, चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ना है और इन्हीं चारों ऑप्शन से हमें सही उत्तर को निकालना है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, और ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है दो भी। और तीसरा है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो तीनों बातें सही है, इसीलिए उपयुक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1800 से 1850 के बीच में ये अवधि मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई थी? भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1850 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों को दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये किसका कहने कथन था? तो ये था विलियम बेंटी का कथन था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटिस्ट मशीनरों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वाड़ा ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुरतरी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री रामपुर स्थित कहाँ पर था? ये जो श्री रामपुर है ये कहाँ पर स्थित था? तो ये बंगाल में स्थित था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में देखिए ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का निर्माण क्यों किया? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शनों को हमें सही से पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है हमारा, ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल को पूर्ति करना, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है, आंतरिक विद्रोह व ब्रह्म आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन
करना ये भी बिल्कुल सही है। तो ये रेलवे का निर्माण क्यों किया गया था, ये तीनों बातें सही हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना की? आधुनिक उद्योग का अग्रदूत, जननी की संज्ञा किसे किसे माना जाता है? ये कार्ल मार्क्स को अग्रदूत जननी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? तो पहली जो आधुनिक पटसन मिल है ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये रिसरा रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, रिसरा बंगाल। और ये इसका स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 1855 में पहली स्थापित की गई, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी रिसरा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लौह इस्पात की उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हुई बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और पहला जो आधुनिक लौह इस्पात स्थापित किया गया था बिहार में, झारिया कोयला क्षेत्र में प्रथम आधुनिक लौह तथा इस्पात उद्योग की इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1873 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? बराकर आयरन वार्क्स इसका नाम था। जो पहला आधुनिक लौह इस्पात का स्थापना किया गया था, इसका क्या नाम था? इसका नाम था बराकरा आयरन वार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हर्ष हो गया, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? बुकानाना का इसका यह कथन है। बुकानन का यह कथन है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेने सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरकता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? यह कथन था आर सी दास का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। यह कथन किसका है? आर सी दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? यह जो कथन है जॉन सुल्लीवान का यह कथन है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, जॉन सुल्लीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? ये कौन सा अधिवेशन था उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था? ये कराची अधिवेशन 1931 जो हुआ था उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को प्रस्ताव को पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और कराची जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए पहली जो सूची है अकाल से संबंधित आयोग है और दूसरी सूची में दे रखा है कि गवर्नर जनरल उस समय कौन था। तो देखिए पहला जो अकाल से संबंधित आयोग आया था स्ट्रेची आयोग 1880 में आया था। और ये किसके टाइम में आया था? तो ये लिटन के टाइम में आया था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। और दूसरा है लियाल आयोग। लियाल आयोग 1897 में आया था। और ये किसके टाइम में आया था? तो ये आया था एल्गिन के टाइम में आया था। इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और मैकडोनल आयोग जो 1900 में बना था, इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये था कर्जन और इसका मिलान हो जाएगा 3 से।
और वुडहेड आयोग ये कब आया था? ये 1943 से 44 के बीच में आया था। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पे वेवेल गवर्नर जनरल था। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देशों का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? तो इस समय भीषणतम अकाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ा था? तो ये ये बंगाल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अकाल पड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? ब्रिटिश काल में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो ये हमें बताना है। उस समय जो उद्योग धंधे विकसित हुए थे, जूट की भी उद्योग होता था, और कोयले का भी उद्योग होता था, और लोहे और इस्पात का भी उद्योग उस समय चल रहा था, और मशीनों के पुर्जे भी बनते थे। मशीनों के पुर्जे नहीं बनते थे, और सूती कपड़ा जो था ये भी बनाया जाता था। मतलब जूट, कोयला, लौह इस्पात और सूती का कपड़ा, लेकिन मशीनों के पुर्जे नहीं बन रहे थे उस समय। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 5 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 में के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय आयोग समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? ये संहिता कब प्रचारित किया था? तो यह 1883 में प्रचारित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब से आरंभ हुआ था? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था? कहने का मतलब है रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो ये 1925 में इसको अलग कर दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसाने की अनुमति मिली थी? तो ये इनको अनुमति कब मिली थी? तो ये 1833 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। तो इसके जो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्ता इसके लेखक है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम मतलब लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। भारत में इस्पात का उत्पादन 1913 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और कथन से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो ये धन के निकास को जो कर रहे थे इसको इन्होंने क्या कहा था? अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, तो यह कथन किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थविदों में शामिल है। अब देखिए भारतीय अर्थविदों में कौन कौन शामिल है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी भी भारतीय अर्थविदों में शामिल थे। आर आर सी दत्त भी शामिल थे और एम जी रनाडे भी शामिल थे और डी एन गडविल भी शामिल थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतीय अर्थविदों में शामिल थे और केटी शाह जो थे ये भी शामिल थे। इसका मतलब सभी लोग शामिल थे, तो इनमें से सभी लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था? ये गठन किया गया था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला जो औद्योगिक सम्मेलन है ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। और ये कब बना था? तो ये 1925 में बना था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रक की आलोचना में अन ब्रिटिश पदवाली का उपयोग किया था? अन ब्रिटिश पदवाली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम में बिछाई गई थी? ये डलहौजी के टाइम में बिछाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और कहाँ से कहाँ के बीच में? 1853 में बिछाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच में बिछाया गया था। ये कुल दूरी 34 किलोमीटर दूरी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? ये जो परिणाम था भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं था इसका परिणाम। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि कृषि भी विनाश का कारण था, उद्योग भी विनाश का कारण था और व्यापार भी विनाश का कारण था, लेकिन समतावाद का जो विनाश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? ये कौन सा जो विचार है नहीं अपनाया गया था? ये मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है इसको नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपावन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। चारों कथन में से हमें को सही कथन चुन के बताना है, सही इसका उत्तर बताना है। पहला है कि भारत में राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। यही इसका पूरा थ्योरी का सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, यही परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संघटक थी?
तो यहाँ पे बताना। अब हमें 3 कथन दिया गया है, इन कथनों में से हमें पढ़ करके सही उत्तर को चुनाव करना है। पहला कथन है, लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेजों कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा कथन है, भारत के बाहर हुए युद्ध में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये तीनों शामिल थे, तो यहाँ पे तीनों सही है, 1 2 3, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू किया था? तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जो भारत में सबसे पहली रेल सेवा शुरू किया गया था? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो है ये कंपनी ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसके संबंध में हमें कथन दे रखा है, इन कथनों को पढ़ करके सही उत्तर हमें चुनना है ऑप्शन से। तो पहला जो कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार अंग्रेजी सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकार जो है रैयतों को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, कर लगने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, तो ये भी बातें सही है, तो इसका मतलब तीनों सही है, 1 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कथन किसके संबंध में दिया है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, तो ये 3 कथन दिया, तीनों कथनों में से हमें पढ़ करके सही बताना है। पहला कथन है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी इसी बात पे ज़्यादा अपने आंदोलन को इसी बात को लेकर चिंतित करते थे। और दूसरा कथन है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता को सर्वोपरि जोड़ दिया था, बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक सही है, केवल एक, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार एकाधिकार को खो दिया था, ये किस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार को एकाधिकार को खो दिया था? ये 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, इसके द्वारा कंपनी चाय के व्यापार को एकाधिकार खो दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और अगर आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि अगर आप कोई तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।